खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद ज़माने से की थी वो अब खुद से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, अपने आप से उम्मीद करिए, किसी और से उम्मीद करना व्यर्थ होता है। तो आज टॉपिक सामान्य हिंदी से रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आपके यूपी के एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, फायरमैन हो, एसआई हो, एएसआई हो, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आज भाग 1 है। इसी प्रकार से इससे अगले भाग भी आप लोगों को बहुत जल्द 8 बजे शाम के समय आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अगर आप लोगों को फुल डिटेल से हिंदी पढ़नी है तो ऑलरेडी मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ। 133 वीडियोस के आसपास है, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिससे जाकर आप लोग अपनी हिंदी को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आज के पार्ट का। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? सारे ऑप्शंस पढ़िए, फिर विचार कीजिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। तो देखिए, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जो प्रारंभ किया था वो पदम सिंह शर्मा ने किया था। बी विकल्प बिल्कुल राइट है। इन्होंने बिहारी और फारसी कवि थे सादी। इस सादी कवि से प्रभावित होकर तुलनात्मक आलोचना से एक नई परंपरा का चयन किया था। तो यहाँ आपका इस सवाल में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे आधुनिक हिंदी का व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, तो वो बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है। बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है क्या आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक? ये याद रखना, पूछ सकता है ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? सवाल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। जिस एग्जाम में पूछा है वो एग्जाम का नाम नीचे लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल कहा गया? आदि काल को वीर गाथा काल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। एक क्वेश्चन और तैयार। किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को वीर गाथा काल नाम दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो जरा बताएंगे आप लोग किस काल में लिखा गया था? ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था वो आदिकाल में लिखा गया था। विकल्प इसका ए बिल्कुल राइट है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पूछे कि कौन है इसके रचनाकार, तो चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हैं। ये आप लोग इससे रिलेटेड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है दोस्त? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य साहित्य इतिहास के ग्रंथ भी हैं, जिनमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास इत्यादि भी शामिल है। तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा दोस्त सी ऑप्शन के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया या आदिकाल को क्या परिभाषा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैंने आपको ये चीज़ याद कराई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी
महावीर ने लंका में जाके बो दिया था बीज। वपन से याद रखिए पवन, पवन पुत्र थे महावीर हनुमान जी। ट्रिक से याद करा रहा हूँ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था? बीज वपन काल नाम दिया था। डी विकल्प बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आदिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया था। आदिकाल को ही, आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल। किसने? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ये नाम दिया था। याद रखना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, आप लोगों से पूछे हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? वीरकाल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया था वीरकाल। ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना भैया। पूछ सकता है आप लोगों से ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में डिवाइड किया गया था, विभक्त किया गया था? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में? 4 काल खंडों में डिवाइड किया गया था। 4 काल खंडों में डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन से थे? पहला था आदिकाल, ठीक है दोस्त, आदिकाल लिख लेना चाहो तो। दूसरा था दोस्त भक्ति काल, आदिकाल के बाद में भक्ति काल, भक्ति काल के बाद में आया रीति काल, और रीति काल के बाद में आया दोस्त आधुनिक काल। ये 4 काल खंड, ठीक ना। आधुनिक काल, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग अपने एग्जाम के लिए याद रखना, ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल, 1700 ईस्वी से हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला, 1750 या 1900। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? इस सवाल को इम्पोर्टेंट कर देना, ठीक ना। सही आंसर जाएगा 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। विकल्प ए बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर है। याद रखना, क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट ही है। सवाल नंबर 8 को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन अभी मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, 4 थे। कौन कौन सा था? उसमें आदिकाल भी था, ठीक है, उसमें भक्ति काल भी था, भक्ति काल तो था, रीति काल भी था, आधुनिक काल भी था, संयुक्त काल कब था? तो ये काल विभाजन में शामिल नहीं था। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर जो दोस्त जाएगा वो डी ऑप्शन के साथ में जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? वीर थे जिनकी गाथा भी गाई गई थी। ये ट्रिक से मैंने याद कराया था जब आप लोगों को हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, प्रारंभिक काल है, जब कवर कराया था तो उसमें मैंने बताया था आपको वीर थे जिनकी गाथा गाई गई थी। वो कौन थे? रामचंद्र। रामचंद्र वीर थे। और जो आप याद रखना, वीर काल नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है ना। लेकिन वीर गाथा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र वीर थे, उनकी गाथा गाई गई। उसी से आप लोग इस ट्रिक को रिलेट करके याद रख लेना, ठीक है ना भैया। तो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है ना। तो यहाँ आपका वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल, राहुल संस्कृत नैन्य सिद्ध सामंत काल, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम प्रस्तावित किया था। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, हिंदी गद्य का सबसे पहले, है ना, सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का प्रारंभिक युग किसे माना जाता है? ए ऑप्शन भारतेंदु युग, बी ऑप्शन द्विवेदी युग, सी ऑप्शन शुक्ल युग, या डी ऑप्शन प्रेमचंद युग। यूपीएसआई एग्जाम था 2017, 21 दिसंबर का, तृतीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम जो युग माना जाता है वो भारतेंदु युग को माना जाता है। 1850 से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास के लिखने की परंपरा का सूत्रपात यानी प्रारंभ किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु।
जरा बताएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो किया था ये गारसादा तासी ने किया था। विकल्प यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इन्होंने फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में दोस्त, फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला, कौन सा था, इस्तवार दा ला, इस्तवार दा ला लितरेतरू एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णाक्रम अनुसार दिया गया था। तो राइट आंसर सूत्रपात किसने किया था, बी विकल्प गारसादा तासी ने किया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कालानुक्रम या काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, जो काल के अनुसार लिखा गया था। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, थोड़े समय पहले ही। आप लोग कहेंगे इस्तवार दा ला लितरेतु एंदु ये हिंदुस्तानी, नहीं, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी का साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा लिखा गया था, बताइए कौन सा लिखा गया था। ठीक है, तो सही आंसर है इसका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये था इसका। डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट है। ठीक है भैया, हाँ, ये गिरिसंत के द्वारा है, जॉर्ज गिरिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो ये डी ऑप्शन आप लोग टिक करना, ये वाला टिक नहीं करना, ठीक है ना भैया। इसने सूत्रपात किया था लेकिन ये था पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया। तो इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में किया गया था, तो मैंने बताया था फ्रेंच भाषा। बी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर होगा, गारसादा तासी के द्वारा सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, घुमा के पूछा है बस थोड़ा सा। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादा तासी विद्वान थे, कहाँ के विद्वान थे ये पूछ सकता है, सवाल नंबर 15। तो याद रखना ये फ्रांसीसी थे, कहाँ के थे, फ्रांसीसी। तो हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादा तासी किसके विद्वान थे, फ्रांसीसी या फ्रेंच भी बोल सकते हो, फ्रांसीसी या इसे नाम दूसरा आप फ्रेंच भी दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो, फ्रेंच। ठीक है भैया, आगे बढ़ते। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। तो भाई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है गारसादा तासी, विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो सबसे पहले जो प्रयास किया था, 17 नंबर सवाल, गारसादा तासी, गरसा से काट दूंगा अगर किसी ने और ने प्रयास किया तो लिखने का, तो इससे आप लोग इसे राइट कर सकते हो। आगे, इस्तवार द लाल लितरेतु एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, आप लोग पढ़ चुके हैं, कौन है, गारसादा तासी। विकल्प ए बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के रूप में माना जाएगा, सवाल नंबर 18 में। आगे बढ़ते 19 नंबर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित यानी क्रम में व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, व्यवस्थित किसने किया था, है ना। तो याद रखना हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से छपा था, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। इस पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया था। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था।
तो रामचंद्र शुक्ल का था हिंदी साहित्य का इतिहास। पूछ सकता है मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, बताएंगे? तो आपको मैंने अभी बताया था हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। किस? हिंदी शब्द सागर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष अभी मैंने बताया था, क्या था प्रकाशन वर्ष? 1929। कब था? 1929। तो सवाल नंबर 21 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आगे, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? तो अभी तो थोड़े समय पहले मैंने बताया है, कौन सा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कृत है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। इस पुस्तक का नाम रखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना? ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है इसमें। आगे बढ़िए। शिव सिंह सरोज का रचना काल कौन सा है? रचना काल कौन सा है शिव सिंह सरोज? सवाल नंबर 23। एक बार ही लाइक कर देना वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इस वीडियो को याद रखना। देखिए मैं आप लोगों को याद कराता हूँ। शिव सिंह सरोज पुस्तक का रचना काल जो है वो है आपका 1883 ईस्वी। कब? 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा, है ना? हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ किस नाम से? शिव सिंह सरोज, है ना? शिव सिंह सरोज पुस्तक का रचनाकाल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर, अब ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, याद रखना। शिव सिंह सेंगर, है ना? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें लगभग 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण देखने को मिलेगा आपको, है ना? तो सही आंसर आपका जाएगा विकल्प, कोई सा भी सही नहीं है। 1883 ईस्वी मैंने नोट करा दिया है। आगे बढ़िए। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का लेखक कौन है? तो याद रखना पादरी एडविन ग्रीव्स, है ना? पादरी एडविन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी है ना, FE के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द हिंदी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? सवाल नंबर 25 इंपॉर्टेंट है ना? तो ग्रियर्सन के द्वारा रचित द हिंदी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का जो अनुवाद किया था हिंदी में वो किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया था, याद रखना ये चीज़। सवाल नंबर 26 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? अभी तो जस्ट सेकंड में बता के आप लोग को निपटा हूँ। कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बी विकल्प इसमें बिल्कुल आपका राइट है। ध्यान से देखना इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? अभी तो बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? सवाल नंबर 28 में भी यही पूछा है। सवाल नंबर 28 भी यही है, वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। बार बार वही क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? हिंदी साहित्य का काल का विभाजन, काल का डिवाइडेशन किस में मिलता है आपको, है ना? सवाल नंबर 29। तो हिंदी लेखक के किस इतिहास ग्रंथ में? जॉर्ज ग्रियर्सन का था, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन देखने को मिलेगा।
इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? तो भाई कवियों के नाम का जो सर्वाधिक उपयोग किया था वो मिश्र बंधु ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों को और भी याद कराने की कोशिश करूँगा। हिंदी साहित्य की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद, क्या थी इनकी कृति? इनकी कृति थी मिश्र बंधु विनोद, याद रखना, मेरे नाम से थी। और लगभग 5000 कवियों को इसमें स्थान दिया गया था। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था। किसने किया था? मिश्र बंधु। और लगभग कितने? 5000 से ज़्यादा कवियों का इन्होंने जो प्रयोग था लगभग, है ना, अपनी कृति में वो किया था। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो 5000 कवियों का विवरण दोस्त किसने दिया था? जरा बताएंगे आप लोगों में से कोई भी? सवाल नंबर रहेगा 31। सही आंसर जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद इनका एक प्रमाणिक ग्रंथ आया जिसमें इन्होंने लगभग 5000 से ज़्यादा कवियों का विवरण दिया था, याद रखना। आगे, मिश्र बिंदु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या क्या हैं? तो मिश्र बिंदु विनोद, है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये याद रखना, है ना, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बिंदु विनोद, है ना, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, चौथा जो भाग आया था वो 1934 में आया था, है ना। इसके प्रथम 3 भाग आए थे 1913 में। 1913 में मिश्र बंधु विनोद के 3 पार्ट आए थे और जो चौथा पार्ट आया था वो आया था 1934 में। याद रखना, इस वीडियो को एक बारी लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित हुआ? क्योंकि ये मिश्र बंधुओं के द्वारा ही रचित था, ठीक ना, कृत था। तो मिश्र बिंदु जो विनोद था ये कितने पार्टों में डिवाइडेड था? ये 4 भागों में विभाजित था, जिसमें 3 भाग आए थे 1913 में और 14 भाग आया था 1934 में। ये याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की थी? परिवर्तन काल की इन्होंने समय सीमा दी थी और उस समय सीमा को माना था विक्रम संवत 1890 और विक्रम संवत 1925 तक। यानी विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा को निर्धारित किया था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? उत्थान का मतलब होता है उन्नति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है वो कब से कब तक माना था? 1868 से 1893 तक इन्होंने समय माना था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893, ठीक है ना। चलिए, द्वितीय उत्थान का जो समय था 1893 से 1918 और तृतीय उत्थान का जो समय था वो माना था इन्होंने 1918 से आगे का जो समय था, 1918 से आगे का समय। तो प्रथम उत्थान का जो समय माना था 1893 माना था। आगे बढ़ता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है कब से कब तक निर्धारित किया था? 36 नंबर में भी यही पूछा है। ऑप्शन नंबर 1868 से 1893, शायद 36 नंबर 2 बार आया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत अपनी प्रथम उत्थान की जो काल अवधि है वो क्या निर्धारित की है? तो जो काल अवधि निर्धारित की है वो उसने 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि इसने मानी है 1925 से 1950। आगे बढ़िए। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना ये, ठीक है ना। सवाल नंबर 39। तो सवाल नंबर 39 में बताइए, हिंदी शब्द सागर
का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो देखिए, हिंदी शब्द सागर का जो प्रथम प्रकाशन किया था वो 1912 से 1929 तक किया गया था। इसके बीच नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। किसने किया था दोस्त? नागरी प्रचारणी सभा ने 1912 से 1929 तक किया था। बाद में सन 1965-76 के बीच इसका परिवर्तित संस्करण 11 खंडों में डिवाइड हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी, पूछ सकता है आप लोगों से, वो 16 जुलाई, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह व बाबू श्याम सुंदर दास ने इसकी स्थापना में विशेष योगदान दिया था। इसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के दौरान शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला था। तो याद रखना, ये चीज़ भी पूछ सकता है। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई, तो आपके सामने डेट भी मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं था? मैंने आप लोगों को बताया था अभी, राम नारायण मिश्र था, बिल्कुल ठीक है। शिव कुमार सिंह भी था, बिल्कुल ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास भी थे, रामचंद्र वर्मा इसमें शामिल नहीं था, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना फिर से लिख रहा हूँ, 16 जुलाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव सिंह ने इसकी स्थापना में अपना श्रेय जो है वो दिया था। आगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, है ना, जिसे जो रचा गया है चंद बरदाई के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना, चंद बरदाई के द्वारा रचित है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, है ना। जबकि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित है, ठीक है ना, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? सवाल नंबर 42 इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? अपभ्रंश में लिखी गई है कीर्तिलता। सवाल नंबर 42 में ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। अच्छा, ये जो कीर्तिलता है ये किसके द्वारा रचित है? ये विद्यापति, किसके द्वारा रचित है कीर्तिलता? दोस्त, ये विद्यापति के द्वारा रचित है, विद्यापति के द्वारा रचित है कीर्तिलता, ये याद रखना। और विद्यापति ने इसे जो लिखा है अपभ्रंश में लिखा है। अपभ्रंश बोल दे या फिर अवहट्ठ बोल दे, अवहट्ठ, अवहट्ठ बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, ठीक है ना। अवहट्ठ कौन सी थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का थोड़ा सा पिछला जो रूप था वो अवहट्ठ ही कहलाया था। आगे बढ़ते, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? याद रखना, पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट। ये चंद बरदाई के द्वारा रचित है ना, बहुत बढ़िया, सही आंसर इसका जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ता हूँ, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता था? किस कवि को राजकुमार कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। सवाल नंबर 44 जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, इसको कवियों में राजकुमार की डेफिनेशन दी जाती थी। सी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में माना जाता था, ठीक है ना। आदिकाल कवि अमीर खुसरो को इतिहास ईश्वरीय प्रसाद कवियों में राजकुमार कहते हैं, है ना। कौन कहते हैं, है ना? इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद ने इसे कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सा है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सा है? सरहप्पा, ऑप्शन नंबर सी। 84 सिद्ध हुए हैं जिनमें प्रथम सिद्ध है सरहप्पा। यूपीएसआई एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर से पूछे जाने की संभावना यहाँ पे रहेगी, ठीक ना। सिद्ध सामंतों में या आप लोगों से पूछे 84 सिद्धों में महिलाएं कितनी थी? 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी, जिनमें मणिभद्रा, मेखलापा, कनपाला, लक्ष्मीकरा, ये 4 महिलाएं थी, ठीक है ना। याद रखना, ये चीज़ पूछी जा सकती है। इसमें नाथों की संख्या कितनी थी? 84 सिद्धों में नाथों की संख्या 9 थी, है ना। सिद्धों की संख्या 84 थी, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ।
12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियो सियार, है ना। इन पंक्तियों की रचना किसने की थी, याद रखना। 46 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना जगनिक ने ये लाइन लिखी थी। जगनिक ने ये लाइन लिखी थी, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियो सियार। 46 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। और ये कहाँ से, ये आला खंड से ली गई लाइनें हैं। जगनिक ने जो आला खंड लिखा है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, सवाल नंबर 47, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन ही नहीं था, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, ये आ मैं ई ने उ दीन, यामुनुद्दीन खुसरो था इसका, खुसरो, यामुनुद्दीन खुसरो, वास्तविक नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाला नामक स्थान पे हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अमीर खुसरो को तोताए हिंद अर्थात तोते की तरह बड़बड़ाने वाला भी कहते थे। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो, लिखा किसने, चंद बरदाई ने लिखा है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गोरा बादल की कथा को किसने लिखा है, जटमल ने लिखा है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल जटमल ने लिखा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल की रचना इनमें से कौन सी है, सवाल नंबर 50, ठीक ना। बताइए, छत्रसाल, दशक, अखरावट, दीपशिखा, नहीं, खुमान रासो, ये इनमें से आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना है खुमान रासो, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। अखरावट भक्ति काल से संबंधित है, किससे संबंधित है अखरावट दोस्त, भक्ति काल से संबंधित है। छत्रसाल, दशक, ये रीति काल से संबंधित है, और दीपशिखा आधुनिक काल से संबंधित है, ये याद रखना। और खुमान रासो ये किससे संबंधित है, ये आदि काल से संबंधित है, और जो दीपशिखा है वो आधुनिक काल से संबंधित है। आगे बढ़िए, आदि काल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। आदि काल में जो कवि जो था वो पहेलियां लिखता था, आखिर उसका नाम कौन सा था, तो नाम था अमीर खुसरो। खुसरो नाम था जो आदि काल में पहेलियां लिखता था। 52 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं था। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल इनमें से कौन सा नहीं था, सवाल नंबर रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा आपका नाभादास। नाभादास जो था वो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। चलिए, 52 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आज आप लोगों से पूछे सवाल नंबर 38, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे मुझे। आचार्य राम शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो इसमें।